भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हम परावर्तन के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है। अब उसके डायग्राम को हम बना रहे थे। तो अब देखते हैं, परावर्तन के पहले नियम में हमने पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम में पढ़ा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को हम निम्न डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं। यह हो गई हमारे पास परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण लिख सकते हैं कि किसका परावर्तक पृष्ठ है, ये दर्पण का। दर्पण का होगा तो एक साइड इसकी पॉलिश्ड होगी और ऊपर वाला जो पृष्ठ है इसका परावर्तक पृष्ठ है। यह एक अभिलंब है, NQ अभिलंब हो गया। और जैसे ही प्रकाश किरण परावर्तक बिंदु पर गिरती है तो यहां से यह किरण परावर्तित हो जाती है। तो इसमें PQ आपतित किरण और QR परावर्तित किरण कहलाती है। PQ आपतित किरण, QR परावर्तित किरण और NQ अभिलंब। आपतित किरण PQ का अभिलंब NQ के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। मतलब ये जो किरण आपतित किरण PQ है, जो अभिलंब के साथ NQ के साथ जो कोण बना रही है, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण I। परावर्तित किरण QR, ये परावर्तित किरण QR अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण R। यहां PQ आपतित किरण है, QR परावर्तित किरण है, NQ अभिलंब है, कोण I आपतन कोण है, कोण R परावर्तन कोण। जो कल हमने पहला और दूसरा नियम पढ़ा था, उसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का जिक्र हुआ था, जिसको हमने इस डायग्राम में समझा है। इसके बाद
हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको हम आज नए टॉपिक के रूप में लेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है या होती है कि समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो उनकी विशेषताएं क्या होगी, कैसे प्रतिबिंब होंगे, वो किस प्रकार के नजर आएंगे, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। समतल दर्पण में समतल दर्पण में बनने वाले समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों में निम्न विशेषताएं होती है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों में निम्न विशेषताएं जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पहली जो विशेषता है वो होती है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन पहली जो विशेषता है पार्श्व परिवर्तन। अब हम बात करें कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, कैसा होता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन को अपन समझने के लिए लेते हैं कि जब हम किसी दर्पण के अंदर देखते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब हमें नजर आता है वो उल्टा नजर आता है। उल्टा मतलब हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ की ओर और बायां हाथ दाएं हाथ की ओर नजर आता है। तो ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम बोलते हैं कि पार्श्व परिवर्तन। जैसे अगर किसी दर्पण के सामने बुक रखी जाए और उस बुक के अक्षर हम उस दर्पण के अंदर देखते हैं, दिखाई देते हैं दर्पण के अंदर, तो वो उल्टे नजर आते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण अपन लेते हैं और ये दर्पण है। इस दर्पण के आगे यदि मैं P लिखूं तो ये जो दर्पण के अंदर नजर आएगा मुझे Q इसका उल्टा नजर आएगा, मतलब ये Q नजर आएगा मुझे दर्पण के अंदर। जैसे मैंने ये तो हो गया बिंब जिसको जो दर्पण के सामने रखा होगा और ये होगा प्रतिबिंब। मतलब किसी दर्पण के सामने यदि Q रखा जाए तो वो दर्पण के अंदर देखने पर हमें स्मॉल q नजर आएगा। अगर स्मॉल p हमने दर्पण के सामने लिखा है तो वो दर्पण के अंदर देखने पर स्मॉल q नजर आता है। इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। सपोज जैसे हम खड़े हुए हैं तो दर्पण के सामने तुम्हारा दायां, जब उसमें हम देखेंगे तो हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की ओर और बायां हाथ दाएं हाथ की ओर नजर आता है। इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं।
अगर किसी को याद नहीं रहे और ये भी डेफिनेशन दे दी जाए तो ये डेफिनेशन भी सही है। तो डेफिनेशन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। पहले ये भी ध्यान होना चाहिए हमें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का होता है, परंतु दिशा में परिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। इसे ही बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो इसको अपन लिख देते हैं, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। परंतु दिशा में प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा हो गई, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, परंतु दिशा में परिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि जैसे ये दर्पण है और इस दर्पण के आगे अगर अपन P लिखते हैं तो ये हमें Q नजर आएगा। इसकी अगर बात करें अपन तो ये कंडीशन है, इसको सपोज जैसे किसी समतल दर्पण के सामने P लिखा हो तो किसी समतल दर्पण के सामने P लिखा हो तो दर्पण के अंदर वह Q दिखाई देगा। जैसे ये कोई दर्पण है, इसके सामने हमने P लिख रखा है और ये दर्पण, तो ये इसमें नजर आएगा तो ये हमें Q नजर आएगा। ये पहला या प्रथम विशेषता थी इसकी पार्श्व परिवर्तन। दूसरी जो विशेषता है वह है प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी।
दूसरी विशेषता प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब स्थिति में अपन जानेंगे कि जैसे हमारे सामने जैसे कोई समतल दर्पण खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो उस समतल दर्पण के सामने उस समतल दर्पण से बिंब की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अगर हम समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो प्रतिबिंब भी उससे आगे 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। तो दूसरी विशेषता थी प्रतिबिंब की स्थिति। इसको जैसे ऐसे समझ लें, जैसे ये दर्पण है और इस दर्पण से हम 3 मीटर की दूरी पर ये कोई वस्तु है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी यहां से हमें 3 मीटर की दूरी पर ही ये प्रतिबिंब, ये भी हमें 3 मीटर की दूरी पर ही नजर आएगा। मतलब जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे दर्पण से, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति के तहत इस चीज को हम लेते हैं। तो दूसरी विशेषता में हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है, समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही अधिक दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है, समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से या दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही अधिक दूरी पर बनता है। तो दूसरी जो विशेषता थी वो थी हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही अधिक दूरी पर बनता है। जैसे ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ये दर्पण है और ये हमारी सतह है यहाँ पर। तो ये समतल दर्पण से यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ये वस्तु, और ये वस्तु जो रखी हुई है दर्पण से
5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, या 3 मीटर ले लो, कुछ भी ले लो। ये वस्तु दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी इस वस्तु से, इस दर्पण से, वह प्रतिबिंब भी इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। मतलब जितनी दूरी पे होंगे, जितनी दूरी समतल दर्पण से वस्तु की होगी, उतनी दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की होगी। और ये हमारे जनरल व्यवहार में भी उपयोग करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने हमारा चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण के सामने हमारा चेहरा देखते हैं, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब जितनी दूरी पर हम खड़े हुए हैं उतनी दूरी पर हमें वो दर्पण के अंदर हम उतनी दूर नजर आते हैं। ये उसी का उदाहरण है। तीसरी जो विशेषता है वह प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा या प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कैसा होगा। तो उसकी बात करते हैं अपन। अब जो तीसरी स्थिति में हम ले रहे हैं वो तीसरी स्थिति है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरी स्थिति में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देते हैं। मतलब जो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की ओर नजर आता है, उसी ओर नजर नहीं आता है। जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उन्हें हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को कभी भी हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा उसको हम कभी भी पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि वो आभासी है और आभासी को हम किसी भी पर्दे के ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो तीसरी जो स्थिति है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा समतल दर्पण में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देते हैं। जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
तो आभासी प्रतिबिंब होगा तो इसको हम पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा जो था हमारे पास विशेषता में वो थी प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर दिखाई देते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं और इन्हें कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तीन विशेषताएं समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक होती है। तो तीन जो विशेषताएं हमने पढ़ी है वो तीनों विशेषताओं में पहली विशेषता थी पार्श्व परिवर्तन, दूसरी विशेषता थी प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरी विशेषता थी प्रतिबिंब की प्रकृति। पार्श्व परिवर्तन में हमने देखा कि जब समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है या कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है। उल्टा मतलब अगर वस्तु का अगर जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर नजर आएगी, जैसा कि मैंने पी और क्यू के थ्रू तुम्हें समझाया था। जैसे दर्पण के सामने पी रखा तो पी का उल्टा क्यू होगा स्मॉल में। दूसरा विशेषता हमने पढ़ी है प्रतिबिंब की स्थिति। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी अधिक दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। मतलब दर्पण से हम जितनी दूरी पर खड़े हुए हैं हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर हमें नजर आएगा। तीसरी विशेषता हमने पढ़ी है प्रतिबिंब की प्रकृति। मतलब समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे की ओर बनते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इन्हें कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो ये प्रतिबिंब बनते हैं ये सीधे ही बनेंगे। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो सीधा का सीधा ही प्रतिबिंब उधर नजर आएगा। कर दिया। यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हो तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इसको अपन इससे अगले वाले टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। नोट में इसको नोट कर लेते हैं अपन। नोट के अंदर इस टॉपिक को ले लेते हैं। एक्सेस टॉपिक है किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। किसी कोण पर झुके हुए किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। यदि दो समतल दर्पण है और किसी कोण पर झुके हुए, कोण मतलब थीटा कोण का मतलब हो गया 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, किस कोण पर वो झुका हुआ है। अगर
किस कोण पर झुके हुए हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये अपन किसी एक फॉर्मूला लेंगे, उस फॉर्मूले के तहत निकालेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इसमें हम लेते हैं यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हों, थीटा कोण पर झुके हुए हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। डायरेक्ट लिखो प्रतिबिंबों की संख्या। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। इस वजह से टॉपिक को मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूं। हम टॉपिक ले रहे थे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। यदि कोई दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, तो दो प्रकार से ज्ञात करते हैं दो संख्या। पहली कंडीशन, पहले कौन सा फॉर्मूला, यदि 360 डिग्री बटे थीटा बराबर सम हो। मतलब थीटा लिया, जैसे सपोज मैंने 45 डिग्री के कोण पर वो झुके हुए हैं, तो 360 में यदि मैं 45 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, सम आएगा या विषम आएगा, सम संख्या प्राप्त होगी। तो सम संख्या प्राप्त हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विषम संख्या प्राप्त होगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला 360 डिग्री बटे थीटा -1 जब लगेगा जब 360 डिग्री बटे थीटा का मान सम प्राप्त हो। अगर विषम प्राप्त होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करता है कि सर सम की जगह विषम हो तो क्या करें। तो सम का तो मैं समझ में आ गया कि अगर 360 में अपन थीटा का भाग देंगे, मतलब 360 में यदि 45 डिग्री है, 45 का भाग लगा के देख लेंगे कितना आता है। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का भाग दे देंगे, 90 डिग्री 90 का भाग दे देंगे, 180 है 180 का भाग दे देंगे। यहाँ पर अगर सम संख्या प्राप्त होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि विषम हो, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आपने सम तो बता दिया, सम की जगह यदि विषम हो तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे या कोई अन्य फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल
हम अन्य फॉर्मूला यूज करेंगे विषम के लिए। विषम के लिए दो कंडीशन अप्लाई होती है। तो दूसरा, यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा दिस इज इक्वल टू विषम, मतलब यहां पर अगर विषम प्राप्त होती है संख्या तो फिर अन्य कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। विषम हो तो दो संभावनाएं बनती है, दो संभावना होगी और तो दो संभावना होगी। अब वो देखते हैं कौन कौन सी संभावना होती है। तो ये दो संभावना अपन लेते हैं। ये अगर विषम वाली कंडीशन है तो विषम कंडीशन के लिए दो संभावनाएं मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी संभावना होगी। पहली, यदि वस्तु सममित अवस्था में है, यदि वस्तु सममित अवस्था में हो तो, अभी बात करेंगे अपन सममित असममित क्या होता है। तो यदि वस्तु सममित अवस्था में हो तो फॉर्मूला लगेगा n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, अगर सममित अवस्था में है तो। दूसरी कंडीशन है, यदि वस्तु असममित अवस्था में हो तो फॉर्मूला लगेगा n बराबर 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। तो हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। उसमें हमने लिया है कि दो कंडीशन बनती है। यदि थीटा, अगर थीटा कोण पर दो प्रतिबिंब, अगर थीटा कोण पर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उनमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। उसके तहत हम पहला पॉइंट ले रहे हैं कि यदि थीटा का मान 360 डिग्री के अंदर अपन थीटा के भाग लगाते हैं और वो सम प्राप्त होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होगा। और यदि थीटा 360 डिग्री में थीटा का भाग देने पर विषम राशि आती है, विषम संख्या प्राप्त होती है, तो दो संभावनाएं होती है। पहली संभावना, यदि वस्तु सममित अवस्था में हो तो फॉर्मूला लगेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, जो कि पहला ही फॉर्मूला है। और यदि वस्तु असममित अवस्था में हो तो n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। यहां बात करें अपन सममित, ऐसे तो ऑल स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं कि सममित असममित क्या होता है। 10th क्लास में हम पढ़ के आते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी हमने पढ़ा है कि सममित क्या है, असममित आकृति कौन सी होती है, सममित आकृति कौन सी होती है। फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं कि सममित क्या होगा। मैं आपको तीन आकृतियां बना के दे रहा हूं। इन तीन आकृति से मैं क्लियर हो जाएगा कि सममित कौन सा होगा और असममित कौन सा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों आकृति में सममित आकृति कौन सी है और असममित आकृतियां कौन सी है। इसके अलावा 3 की जगह पर एक आकृति और बढ़ा लेते हैं।
ये 4 आकृति ले लेते हैं और चारों आकृति में मैं आपसे पूछता हूं कि सममित आकृतियां कौन सी होगी और असममित आकृतियां कौन सी होगी। सममित आकृति होती है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब हो गया सेम हो की वही कंडीशंस। जैसे अगर मैं इसको यहां से 2 टुकड़ों में काट दूं और इसी आकृति को इसके ऊपर सेट करूं, इसी आकृति इसके ऊपर डाल के देखूं, तो ये भाग तो मिल जाएगा लेकिन ये वाला भाग नहीं मिलेगा। तो इसका भाग नहीं मिलने की वजह से ये क्या होगा, असममित, ये होगी असममित। जबकि यदि अपन इसको 2 भागों में यहां से काटते हैं और इस आकृति को मैं इसी आकृति में भी डालता हूं, तो ये आकृति इसी आकृति के ऊपर सेट हो जाएगी। ये सेट इसके ऊपर आने की वजह से ये हो जाएगी सममित। यदि इसको भी हम बीच में से काटें, बीच में से काटे प्रॉपर्ली केंद्र बिंदु से, जब भी सममित होगी। अगर साइड से काटोगे तो सममित नहीं होगी। अगर इसको काटा और ये आकृति को अगर इसको पर डाला जाए तो ये आकृति भी यहाँ पर आ जाएगी ऐसी कैसी, तो ये भी क्या होगी, सममिति कहलाएगी। और इसकी जगह इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो ये वाली लाइन इस पे सेट, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इस पर, तो ये भी इसके ऊपर आ जाएगी ऐसी की ऐसी, तो ये भी क्या होगी, सममित। तो ये जैसी इस प्रकार से जो आकृतियां होती है वो सममित होती है और ये असममित, मतलब इसकी भाग काटने पर भाग इसके ऊपर सेट नहीं हो रहा है, सेम वो की वही कंडीशन नहीं है, तो वो क्या होगी, असममित होगी। अब इसके आगे इसका न्यूमेरिकल्स एंड इसका न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो अपन इसके आगे के वीडियो में देखेंगे।